और आज के इस वीडियो सेशन में हम राइटिंग सेक्शन को पढ़ने वाले। मैं आप लोगों को कंप्लीट राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, बल्कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट। वहीं आपकी लेटर राइटिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब होता है और रिलेटेड टू एडिटर होता है। ये 120 टू 150 वर्ड्स का आता है। वहीं अगर आप आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग को देखोगे तो ये भी 120 टू 150 वर्ड्स का आता है। आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मल इन्विटेशन में आपने W's 5 मेंशन करने होते हैं। कौन पार्टी थ्रू कर रहा है, किसके लिए थ्रू कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस चीज की पार्टी है। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए सिर्फ ये एक इकलौती वीडियो है जो आपको फुल स्कोर करवा सकती है आपके राइटिंग सेक्शन में। 18 नंबर का आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और समझ लो 18 में से 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना आना चाहिए, और अगर आपको ये अच्छा से आता है और आपको पता है कि क्या कंटेंट लिखना है, क्वेश्चन में से किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, तो आप फुल स्कोर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, राइटिंग सेक्शन में सबसे इजी पता है क्या होता है, आपने फॉर्मेट रटाया जाना है, फिर उसके बाद आपने जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको उठा करके अपने फॉर्मेट में लिख देना है। जैसे ही आप लिख दोगे, एग्जामिनर कहीं से भी आपके नंबर काट ही नहीं सकता। सो कैसे इसमें आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि राइटिंग सेक्शन में आपके ऑल टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका नोटिस, और दूसरा होता है इनविटेशन, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन के साथ उनके रिप्लाई लिखने के लिए आते हैं। ये 50 वर्ड्स का होता है ऑल टोटल। इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क होता है तो 4 नंबर का आता है। वहीं आपकी लेटर राइटिंग में दो ऑप्शंस होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर जॉब होता है और एक लेटर टू एडिटर होता है। ये 120 टू 150 वर्ड्स का आता है। वहीं अगर आप आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग को देखोगे तो ये भी 120 टू 150 वर्ड्स का आता है। राइट, इनमें भी आपके पास चॉइस होती है। ये लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क का सेक्शन है आपका, और 5 नंबर का ये आता है। राइट, तो आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपको जिसमें लगता है आपको ज्यादा आता है आप वो कर लो, है ना। नोटिस राइटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिस राइटिंग अगर आप देखोगे तो आपका टोटल 4 नंबर का होता है। इनविटेशन और उसका रिप्लाई देखोगे तो वो भी 4 नंबर का होता है। लेटर राइटिंग और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग देखोगे तो ये भी आपका कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। सो इस तरीके से आपके ऑल टोटल क्या बन जाते हैं, 18 नंबर बन जाते हैं। सो आप लोगों को इस चीज का खास ख्याल रखना है बेटा कि आपको ये अच्छे से आता हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हम बात करते हैं हमारे नोटिस राइटिंग की। मैंने बोला ना कि सिर्फ नोटिस राइटिंग का अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हो। अब ये है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। देखो किस तरीके से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक चूज करना है, जो भी आपको ज्यादा आसानी से आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, ये कंटेंट का 2 नंबर होता है। ये मैं आपको रटवा दूंगी कॉन्सेप्ट। एक्यूरेसी बस आपको ध्यान रखनी होगी कि स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर ना हो। वो कब नहीं होंगे, जब आपने फॉर्मेट अच्छे से याद किया हुआ होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे होगे कि उसमें से आपको निकालना क्या है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, यहां पर आपको अपना स्टेटमेंट बहुत ही ब्रीफली और क्लियरली देना होता है, कुछ भी हेवे बात नहीं करनी होती। अब फॉर्मेट में देखो है क्या। फॉर्मेट में सबसे पहले आपने ना ध्यान रखना है कि इसको आप एक बॉक्स में बनाओगे, है ना। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालोगे, क्वेश्चन में दिया गया होता है, ये नहीं दिया गया होता तो फेक डाल सकते हो, ABC स्कूल, ठीक है ना, XYZ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी हेडिंग डालना, नोटिस, ये बीच में ही रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट आएगी, जैसे आज क्या है, आज 7 फेब है ना, तो आप यहाँ पर डेट की जगह पे लिख दोगे 7 फेब 2026। ये पूरी कंप्लीट डेट डालना, स्लैशेस ऐसे करके, स्लैशेस में जो डालते हो, डैशेस में जो डालते हो वो मत डालना। फिर उसके बाद एक हेडिंग जाएगी, क्या होने वाला है, एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला है, एनुअल फंक्शन डे होने वाला है ना, दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है, क्या होने वाला है वो डालोगे। फिर आपका बीच में बॉडी पार्ट जाएगा, जो आप लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करोगे लिखना, जिसमें आप 5 W's का आंसर लिखते हो। किसको इन्फॉर्म कर रहे हो, क्या इन्फॉर्म कर रहे हो, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, और क्यों लिख रहे हो आप, ये है ना। क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, अगर वो अपना नाम देना चाहते हैं तो वो अंडरसाइंड अथॉरिटी को दे सकते हैं। फिर सिग्नेचर करनी होती है कि किसने ये नोटिस लिखी हुई है, और उसके बाद फिर आपने नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और डेजिग्नेशन लिखते हो आप यहाँ पर, है ना। तो अभी जैसे मान लो ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका फॉर्मेट आप बना रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज XYZ स्कूल ने ये लिखा है ना, इसके नीचे आपने बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दिया नोटिस, देख रहे हो बीच में। लेफ्ट हैंड साइड में आपने डेट डाल दी, यहाँ पे टाइटल डाला क्रिस्प, सपोज एनुअल स्पोर्ट्स डे डाल दिया आपने, है ना। तो यहां से शुरू करोगे आप, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th दैट, ठीक है ना, एन एनुअल स्पोर्ट्स डे इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, कहाँ, इन अ स्कूल, कब, ऑन द अपकमिंग संडे, द इवेंट विल स्टार्ट एट दिस स्पेसिफिक टाइम। अब why are you writing this? Interested students can give their name to the undersigned authority before the annual function या annual sports day date। यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो डाल देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। For any queries contact authority।
साइन XYZ डेसिग्नेशन। ये सेम फॉर्मेट लर्न करके चले जाओ, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालोगे, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा आता है आपका इन्विटेशन और उसका रिप्लाई। इन्विटेशन 50 वर्ड का आता है, 2 में से एक करना होता है आपको। फॉर्मल इन्विटेशन या इनफॉर्मल इन्विटेशन में से मैं आपको बता दूं, फॉर्मल इन्विटेशन आपके एग्जाम में आता है, इनफॉर्मल इन्विटेशन नहीं आता। रिप्लाई में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मार्क्स आपका क्या होता है, एक फॉर्मेट का मार्क्स, 2 कंटेंट के मार्क्स, 1 एक्यूरेसी यानी कि स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर्स के मार्क्स होते हैं। अब जरा फॉर्मल इन्विटेशन में जाते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन 2 तरह के होते हैं। एक इन्विटेशन आपका होता है कार्ड टाइप का और दूसरा होता है लेटर टाइप का। पहले तो आप ये सुन लीजिए इनविटेशन क्यों देते हो। जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, किसी की बर्थडे है, किसी की शादी है, तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अपने यहाँ बुलाओगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे ना। तो या तो वो कार्ड छप करके आते हैं ना, शादी के कार्ड, वैसे ही कभी कभी लोग लेटर भी एक दूसरे को भेजते हैं या फोन पे मैसेज कर देते हैं। सो इस तरीके से इन्विटेशन हम इधर से उधर भेजते हैं। जैसे किसी स्पेशल पर्सन को देना है तो आप इनविटेशन कार्ड स्पेसिफिकली भिजवा देते हो या स्पेशल लेटर लिख देते हो, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मल इनविटेशन में पहला इनविटेशन आपका होता है कार्ड में। जब बहुत ज्यादा लोगों को देना होता है ना, तो लेटर नहीं लिखते हो, तब आप एक कार्ड भेजते हो। और दूसरा होता है आपका फॉर्मल इनविटेशन का पार्ट लेटर, जो चीफ गेस्ट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या जज फॉर कॉम्पिटिशन को दिया जाता है। इनफॉर्मल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मल की बात कर लेते हैं दोनों की, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मल इनविटेशन में आपने W's 5 मेंशन करने होते हैं। कौन पार्टी थ्रू कर रहा है, किसके लिए थ्रू कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस चीज की पार्टी है ना। टोन रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखते हैं और कार्ड को भी बॉक्स में रखते हैं, जस्ट लाइक नोटिस। इस तरह का आपका कार्ड रहता है, याद रखिएगा। एक सैंपल ले लेते हैं इसको करने के लिए, ताकि आपको याद रहे। यही आप करके आएंगे, है ना। नेम ऑफ द होस्ट लिखेंगे, कौन पार्टी थ्रू कर रहा है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा पार्टी थ्रू कर रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, ऑन बर्थडे पार्टी, है ना, या फिर मैरिज एनिवर्सरी, समथिंग लाइक दैट। किसके लिए है, फॉर होम दिस पार्टी हैज बीन थ्रोन, तो जिसके लिए भी पार्टी थ्रू कर रहे हो, अपने बेटे के लिए, ठीक है ना, या फिर अपनी डॉटर के लिए, अपनी नीस के लिए मेंशन करना पड़ेगा आपको। फिर डे और डेट लिख दो, कहाँ होने वाला है ना, उस जगह का एड्रेस डाल दो, ये क्वेश्चन में दिया गया होता है। कुछ एक्स्ट्रा अगर मेंशन हो तो उसके नीचे डाल देना, अदरवाइज लास्ट में आप RSVP डालते हो रिस्पॉन्स के लिए। जैसे मान लो अगर आपने किसी बहुत कोने में जाकर के किसी होटल में फंक्शन रखा हुआ है, तो अगर मान लो किसी को कॉल करनी होगी, पता पूछना होगा, या हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताना होगा, तो कैसे बताओगे, तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए डालते हो। तो नाम डालते हो और नंबर्स डालते हो, तो जो भी नाम डालना हो अपने XYZ नाम डाल देना, नंबर्स आप ऐसे डालना, जैसे 5 डिजिट्स आपने लिख दी और 5 XXXX कर दिया। सो इस तरीके से आपके नंबर्स चले जाएंगे, मिनिमम 2 डाल देना, है ना। वैसे नाम, एड्रेस और फोन नंबर रहता है, बट अगर आप चाहो तो सिर्फ नाम और फोन नंबर डाल सकते हो। बॉक्स में करना, याद रखना इसको। देखो, हु इज थ्रोइंग पार्टी, मिस्टर एंड मिसेस केएस भरद्वाज, है ना। ही वांट्स रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, क्या है, मैरिज है। आप बर्थडे भी लिख सकते हो, है ना, ग्रैंड ओपनिंग लिख सकते हो किसी शॉप की। किसकी है ये मैरिज, ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश, है ना। यहाँ पे नीचे भी नाम लिख दिया, अखिलेश किसका बेटा या बेटी है ना। कब है, ऑन फ्राइडे 25 में 20XX, एट कहाँ पे, होटल कुनाल, न्यू दिल्ली। प्रोग्राम की मेंशनिंग करनी थी, मैंने बोला ना कुछ एक स्पेसिफिक टाइमिंग दिया गया तो उसको नीचे लिख दो। जैसे रिसेप्शन ऑफ बारात 8 बजे है, डिनर इतने बजे होगा, वेडिंग सेरेमनी इतने बजे होगी, है ना, ये सब मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो RSVP डाला हुआ है, भरद्वाज केमिकल्स फरीदाबाद, नाइव कॉस्मेटिक्स न्यू दिल्ली, फोन्स डाल दिए ये, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देती हूँ। कैन यू सी दिस। और यहाँ पर अगर डालना हो राइट हैंड साइड में तो बेस्ट विशेस डाल दो, ये ऑप्शनल होता है, आपको डालना हो डालो, नहीं डालना हो नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया आपका बॉक्स वाला, है ना। आप किसी जज को दे रहे हो, स्पेशल पर्सन को दे रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि आपने इसको लेटर फॉर्मेट में लिखना है। अब लेटर फॉर्मेट का आपको पता है एक तरीका होता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, जैसे अगर मैं लेटर भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद डेट आएगी, डेट शुड बी कंप्लीट, है ना। जैसे आज 7 पे अब है तो हम पूरी डेट डालेंगे 2026। फिर एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जिसको भेज रहे हैं उसका आएगा एड्रेस। फिर सब्जेक्ट डालोगे इनविटेशन फॉर सच एंड सच थिंग। फिर आपने सैल्यूटेशन डालना है, सैल्यूटेशन में डियर सर और मैम आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर बॉडी वाला पार्ट लिखोगे जिसमें 5 W's मेंशन करोगे, ठीक है ना। दिस सच एंड सच पर्सन इज इनवाइटिंग सच एंड सच पर्सन फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ सच एंड सच थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस,
ठीक है ना। एंड आप प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए वहां से कोई ना कोई सबमिशन मांगोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में डालोगे योर सिंसियरली, ठीक है ना, XYZ। इस तरीके से एक लेटर का फॉर्मेट देख लो आप। जैसे मान लो एपेक्स ओरिएंटेशन ने यहाँ पर लेटर लिखा है, ठीक है ना, अब ये देखो ये पूरा एड्रेस डाल दिया, सेंडर्स एड्रेस, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा तभी इतना बड़ा आया है। फिर डेट डाल दी पूरी, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, एबीसी स्कूल को। फिर यहाँ पे लिखा सर मैम, और सब्जेक्ट डाल दिया फ्री काउंसलिंग सेशन, इन्विटेशन फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन। Apex Orientation is a leading name in postal coaching for competitive examination. It regards your school as one of the prestigious institution of Delhi. It will deem, ठीक है ना, it a personal favor if you recommend any of your two brilliant students to attend our career counseling session for IIT JEE and CBSE PMT to be held on 10th April 2026. The participation will be free of cost. तो कौन किसको इनवाइट कर रहा है आपने ये लिख दिया, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है वो मेंशन कर दिया आपने, और ये भी बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। काइंडली सेंड योर रिकमेंडेशन बाय 7th अप्रैल, है ना, 25 को लिख रहे हैं, 7th अप्रैल तक चाहिए, आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। लास्ट में डाल दिया ये रितु नंदा डायरेक्टर, योर सिंसियरली योर ट्रूली डालना, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिप्लाई पे चले जाते हैं। देखो फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में रहता है, आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट पर्सन को यूज ही नहीं किया, थर्ड पर्सन में रहेगा। तो रिप्लाई भी इन्विटेशन का आप करते हो। अब रिप्लाई में क्या है, जैसे मान लो आपने मुझे कोई अगर लेटर भेजा या कार्ड भेजा, तो मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ उसका रिवर्ट करूंगी। एक्सेप्ट करूंगी तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी इन्विटेशन के लिए, थैंक यू मुझे इन्वाइट किया, किस लिए, कब, कहाँ, है ना। और उसके बाद फिर आप नीचे लिखोगे कि आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। अगर आ सकते हो तो अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करोगे, अगर नहीं आ सकते हो तो अपना रिग्रेट मेंशन करोगे विद रीजन, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। बाकी आपका पूरा जो फॉर्मल लेटर का रिप्लाई जाता है ना, वो पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में ही जाता है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, है ना, फिर आपका सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, और लास्ट में सब्सक्रिप्शन, पूरा वही लिखोगे, बस बॉडी पार्ट कैसा रहेगा वो देख लो। इस तरीके से आई वी का यूज नहीं करना है। मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, थैंक्स टू मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई फॉर दिस काइंड इन्विटेशन। अब किस लिए इन्विटेशन है, बर्थडे के लिए है ना, चीफ गेस्ट के तौर पर है, एनुअल फंक्शन के लिए है, किस लिए है, जो भी है वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, लिख देना। एंड हैज अ ग्रेट प्लेजर, अगर खुशी हो रही है तो ग्रेट प्लेजर है इन एक्सेप्टिंग इट, बट अगर खुशी नहीं हो रही है, सॉरी बोल रहे हो, तो सॉरी एज अनेबल टू अटेंड इट, एंड मतलब नहीं अटेंड कर सकते, रीजन लिख देना। रीजन क्वेश्चन में दिया गया होगा तो क्वेश्चन में लिख देना, नहीं तो लिख देना बिकॉज दे हैव सम अदर कंफर्मेशंस, ठीक है ना, या फिर उन्होंने कहीं और अपनी डेट्स अलाइन कर रखी हैं। तो सॉरी एज अनेबल टू अटेंड इट बिकॉज हैव सम अदर प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। एंड अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो कंफर्म द प्रेजेंस, एंड अगर डिनाई कर रहे हो सो रियली वेरी सॉरी दैट आई एम अनेबल टू अटेंड इट बिकॉज आई हैव सच एंड सच रीजंस फॉर द डिनाइल, है ना। बट विशेष दोनों में ही दोगे, है ना। अब यहाँ पे लिख दिया आपने, और पूरा जब आप लिखोगे कंफर्म करोगे तो भी आप पूरा बताओगे कि कहाँ कब के लिए भेजा गया था इनविटेशन, और जब डिनाइल करोगे तो भी कहाँ कब के लिए भेजा गया था वो भी लिखोगे। दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। एज इट इज कॉपी कर देना। ये वाली लाइन जो है ना आपकी, ये वाली, ये एक्सेप्टेंस में लिखोगे आप, यहां से लेके यहां तक डिनाइल में लिखोगे। कंफर्म कर रहे हो तो कंफर्म करोगे वेन्यू और डेट और टाइम के साथ, और अगर नहीं कंफर्म कर रहे हो तो वेन्यू, डेट और टाइम के साथ नहीं कंफर्म करोगे। लेकिन ब्लेसिंग्स दोनों में ही दोगे। पहले वाले में ब्लेसिंग दोगे कंफर्मेशन में, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, और अगर डिनाइल में जाओगे तो आप लिखोगे गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर गुड सेलिब्रेशन, ठीक है। लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। सिमिलरली इनफॉर्मल इन्विटेशन में जाते हो ना, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको पता है इनफॉर्मल छोटी गैदरिंग्स के लिए होता है बेसिकली, या रिलेटिव्स नोन लोगों को बुलाते हो तभी होता है। इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि आप थोड़ी इंटीमेट टोन लिखते हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में जा सकते हो, पर्सनल फीलिंग्स लिखते हो, है ना। कोई मतलब एज सच नहीं होता कि आपको जबरदस्ती बहुत ज्यादा फॉर्मल होना पड़ रहा है, पोलाइट होना पड़ रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत रिलैक्स और इनफॉर्मल टोन रहती है। अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर सिंसियरली की जगह पे योर ट्रूली वर्ड यूज कर सकते हो। डिफरेंस क्या होता है इनफॉर्मल में, सेंडर आता है, डेट आती है। डेट में अगर आपने ईयर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। प्लस रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, है ना, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, डियर प्लस नेम,
इसके बाद बॉडी वाला पार्ट आएगा जिसमें आप लिखोगे कि कौन किसको इनवाइट कर रहा है फॉर व्हाट पर्टिकुलर प्रोग्राम, कब है, कहाँ है, डब्ल्यूज मेंशन करोगे, ऑल 5 डब्ल्यूज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखोगे योर्स, यही लिख करके आ जाना, योर्स लविंगली, नेम, नेम में अपना नाम डाल देना, दैट इज इट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर XYZ, यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट कुछ होने वाला है, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब जिसके लिए मैं कोई इवेंट कर रही हूँ, ठीक है ना, इट गिव मी अ ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू फॉर, इवेंट क्या है वो लिख दोगे, है ना, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है वो मेंशन कर दोगे, डू जॉइन अस एंड हैव फन, योर्स अफेक्शनेटली या फिर योर्स लविंगली XYZ, इस तरीके से आप एंड करोगे। फाइन, ये हो गया आपका इनफॉर्मल, याद रखिएगा इनफॉर्मल। रिप्लाई में जाओगे तो इनफॉर्मल रिप्लाईज भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में ही होते हैं, क्लियरली एक्सेप्ट या रिग्रेट कर रहे हो तो बताना होता है उसको, है ना, और अगर रिग्रेट कर रहे हो तो रीजन आपको बताना होता है कि क्यों रिग्रेट कर रहे हो, नहीं आ सकते। नॉर्मल लैंग्वेज यूज करना, वर्ड्स को एक्सीड मत करना। लुक एट दिस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर प्लस नेम, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन, ठीक है ना, फॉर सच एंड सच थिंग ऑन डे, डेट एंड टाइम एंड वेन्यू आपने मेंशन कर दिया। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी ज्वाइनिंग इन द ओकेजन, आई एम सॉरी टू से बट आई कैन नॉट अटेंड दैट सो बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क टू डू, ठीक है, मेंशन कर दिया। आप कंफर्मेशन में लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून लिख रहे हो, योर्स अफेक्शनेटली XYZ। डिनाइल कर रहे हो तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून मत लिखना, है ना, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड कर देना। तो डिनाइल का आप अपने आप भी लिख सकते हो, बस सिंपल फॉर्मेट में यहां पर चेंज कर देना, है ना, एक लाइन चेंज हो जाएगी, आई एम सॉरी आई कैन नॉट अटेंड दिस एज आई हैव सम अदर वर्क्स टू डू, दैट इज इट, ठीक है। मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे, आई एम सॉरी आई कांट अटेंड इट as I have other works to do, ठीक है। Lots of loves and blessing, lots of love and blessings। याद रखिएगा इनविटेशन में बस कार्ड वाला बॉक्स में रहता है, बाकी आप इनविटेशन लेटर में जब लिखते हो तो उसको बॉक्स में नहीं करते हो, ना रिप्लाई को बॉक्स में करते हो। नेक्स्ट आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी आपके पास 2 चॉइसेस होंगी बेटा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप इनविटेशन लिखो तो आप अगर फॉर्मल इनविटेशन आ रहा है ना, तो इनविटेशन को प्रेफर कर सकते हो आप, आपके पास लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, रिप्लाई छोड़ भी सकते हो, वैसे रिप्लाई कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है। सो जो भी बच्चा है ना वो या तो फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ करके चले जाओ या तो रिप्लाई पढ़ करके चले जाओ, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लोगे चलेगा। लेटर राइटिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एप्लीकेशन फॉर जॉब प्रेफर करो। लेटर टू एडिटर में जनरली देखा गया है बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं और ईजी भी होता है लेटर राइटिंग, है ना। जैसे लेटर राइटिंग आपका 120 to 150 वर्ड का होता है, आपको 2 में से एक करनी होती है, एप्लीकेशन फॉर जॉब या फिर लेटर टू एडिटर, है ना। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना फॉर्मेट में 1 मार्क्स फॉर्मेट का होता है, 1 ऑर्गेनाइजेशन का होता है, 2 कंटेंट के होते हैं और 1 एक्यूरेसी का मार्क्स होता है आपका, है ना। फॉर्मेट में 2 चीजें आती हैं इसके एप्लीकेशन फॉर जॉब में, एक कवर लेटर होता है और दूसरा रिज्यूमे होता है, बायोडेटा जिसे आप बोलते हो, है ना। तो आपका कवर लेटर वही एकदम जो आपका लेटर होता है ना उसकी तरह ही जाएगा। तो लेटर कैसा जाता है आपको पता है ना। सबसे पहले कवर लेटर में सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, मतलब अपना कंप्लीट एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, फिर डेट डालोगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, फिर रिसीवर्स एड्रेस डालोगे लेफ्ट कॉर्नर में, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच थिंग। क्वेश्चन में दिया गया होता है कि किसका एप्लीकेशन डालना है, मतलब HR का है ना, या फिर कंसल्टेंट का है या फिर प्रोफेसर का है, किसी ना किसी चीज का तो होगा। सैल्यूटेशन में डालोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, ओके। आगे आएगा आपका बॉडी वाला पार्ट। बॉडी हमेशा 3 पैराग्राफ में रहती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में शुरू करोगे आप कौन हो, आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में दिया गया होगा, और किस डेट पे पता चला। सो हाय आई एम, मतलब ऐसे शुरू करोगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम अतुल और उज्ज्वला ऑफ दिस एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना। आई सॉ यू एडवर्टीजमेंट इन सच एंड सच न्यूज़पेपर, चाहो तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। जैसे कि आज 7 तारीख है ना, आज 7 तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो 5 तारीख की डेट डालना, ठीक है ना। एंड
with the reference of that particular advertisement I am willing to apply my candidature in your organization for such and such post. ये पहला पैराग्राफ हो गया. पैराग्राफ 2 में अपने आप को बोस्ट करोगे कि I have all the aforementioned qualities which you have mentioned in your advertisement. लाइक स्किल्स है मेरे अंदर, ये जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, स्किल्स ये हैं, इतना क्वालिफाइड हूँ, ठीक है ना, ये मेरे अंदर हॉबीज़ हैं, ये लैंग्वेजेस मुझे अच्छे से आती हैं, है ना, आई एम द बेस्ट सूट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन. ये पैराग्राफ 2 में आ जाएगा. पैराग्राफ 3 में जाओगे तो यहाँ पर आप बताओगे आई हैव ऑल्सो अटैच्ड माई करिकुलम विटे या रेज्यूमे विद दिस पर्टिकुलर कवर लेटर, है ना, एंड आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू as per your convenience anytime. ठीक है, I'm looking forward to your positive response. ठीक है ना, मेरे को आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूँ. इस तरीके से आप इसको एंड कर दोगे. यहाँ पे एंड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे तो योर सिंसियरली XYZ लास्ट में सिग्नेचर कर देना जो भी नेम से दिया गया. ठीक है. बायोडेटा में क्या होगा, बायोडेटा में ये चीजें होंगी, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस. ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो सबसे पहले याद रखना बायोडेटा हमेशा आपका बॉक्स में रहेगा. बड़ी बड़ी हेडिंग डालोगे बायोडेटा, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस डालोगे आप. नेम में अपना नाम, अगर रियल नेम ना दिया गया हो तो फेक नेम डाल देना. पापा का नाम फेक नेम बना करके डाल सकते हो, सरनेम सेम रखना. डेट ऑफ बर्थ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, जैसे कि 30 years 2 months 26 days ऐसे भी लिख सकते हो आप. या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर ऐसे लिख रहे हो ना 19 Feb 1997. एड्रेस डालना है, कंप्लीट एड्रेस डालो. एज ये ऑप्शन है, मतलब डेट ऑफ बर्थ या तो लिख दो या तो एज लिख दो, दोनों में से, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ कुछ डाली, एज कुछ डाली है. जैसे कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया और 6 साल एक्सपीरियंस है, वो नहीं करना. कॉन्टैक्ट नंबर में आप ऐसे कर सकते हो 95969XXXXX. ईमेल आईडी डाल सकते हो, है ना, जैसे सपोज यहाँ पे नाम लिखा है कुछ तो वही नेम RUBE@123. नेशनैलिटी इंडियन डाल देना. मैरिटल स्टेटस चाहे तो अनमैरिड डाल देना या फिर मैरिड डाल देना. क्वालिफिकेशन इस तरीके से बनाना बॉक्स में. सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिनेशन डालना. जैसे मान लो आपने सबसे बड़ी डिग्री कौन सी ली है, सपोज MSc किया, यहाँ पे MSc डालो, यहाँ पे BSc डालो और यहाँ पर 12th डाल दो. हाईएस्ट टू लोएस्ट पे जाना. नेम ऑफ द बोर्ड डाल देना, जैसे MSc कहाँ से करी है आपने, DU से करी, ये भी DU से करी, ये CBSE से की है. इंस्टीट्यूशन का नेम पूछ सकता है ना, यहाँ पे KV डालोगे, यहाँ पे हंसराज डाल देना. मतलब कोई ना कोई कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा आपको. अब ईयर ऑफ पासिंग आपने डालनी है तो ईयर ऑफ पासिंग बहुत ही थॉटफुली डालना. जैसे 2012 में ये, 2015 में ये, है ना, 2017 में ये, ऐसे लिख दिया. परसेंटेज आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो ना, जैसे 90%, 95%, 75%. इस तरीके से आपने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन बनानी है. फिर अगर आप एक्सपीरियंस पे भी जा रहे हो ना तो वर्क एक्सपीरियंस भी हाईएस्ट टू लोएस्ट डालना. मतलब जो रिसेंट वाला है वो पहले लिखोगे और जो ओल्डेस्ट वाला है उसको लेटर ऑन लिखोगे. तो सबसे करंट वाला पहले डालना, सबसे लेट वाला बाद में डालना. और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर भी डाल सकते हो. अचीवमेंट्स मर्जी है, डालना हो डालो, नहीं डालना हो नहीं डालो. लैंग्वेज नोट में डाल देना इंग्लिश एंड हिंदी, अगर मराठी रिक्वायर्ड है तो मराठी डाल देना. स्किल्स में कंप्यूटर चलाना आता है या आपने और कुछ जावा C++ कुछ किया है कि नहीं किया वो डाल सकते हो. वीकनेस ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल दो. हॉबीज ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल दो. ये मैंडेटरी है. रेफरेंसेस, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के 2 लोगों के नाम, ठीक है ना, उनकी डेजिग्नेशन और इसके साथ साथ उनके नंबर. ठीक है. इसके अलावा डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है. आई हियर बाय कन्फर्म ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू एज फार एज माई कंसर्न. ठीक है. डेट, प्लेस और सिग्नेचर करके आप क्लोज कर सकते हो. ठीक है, रिज्यूमे को. दैट इज इट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्लेरेशन, आप भूल जाओगे, इसमें टिक लगा देना. ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. आई hereby declare that all the above information
इज ट्रू एज फार एज माई कंसर्न। ठीक है, बॉक्स में टिक जरूर लगा देना। चलो ठीक है, बाकी लेटर टू एडिटर आपका ऑप्शनल है। लेटर टू एडिटर आप ध्यान रखिएगा, लेटर टू एडिटर होता क्या है, ये एक लेटर होता है जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन को लिखा जाता है किसी रिस्पॉन्स में, मतलब जैसे कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, कोई एडिटोरियल पढ़ा, उसके रिस्पॉन्स में आप ये लिखते हो, है ना। ये जो लेटर टू एडिटर है वो मतलब जनरली इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी भी रीडर का फीडबैक मिल सके, ठीक है ना। मतलब जनरली ऐसा होता है कि कुछ हुआ है ना, और उसके ऊपर कुछ अच्छा ओपिनियन था या बुरा ओपिनियन था, तो वो रीडर अपना ओपिनियन देता है, तो फीडबैक भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये जो लेटर्स हैं इनको अक्सर पब्लिश किया जाता है इन द लेटर टू एडिटर सेक्शन ऑफ अ पब्लिकेशन। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन होता है उसके लेटर टू एडिटर वाले सेक्शन में पब्लिश किया जाता है। बाकी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो अ वे फॉर जनरल पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, कंसर्न एंड कॉम्प्लीमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक इशू और टॉपिक। तो इसमें भी वही फॉर्मेट जाता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, है ना। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सैल्यूटेशन आता है, फिर उसके बाद बॉडी वाला पार्ट आता है, और उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आ जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट वही चलता है, देख रहे हो आप। ये सेंडर्स एड्रेस, डेट कंप्लीट जाएगी, रिसीवर्स एड्रेस जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा। सब्जेक्ट में मेन मुद्दा हाईलाइट करते हो, जैसे कि सड़कें खराब हैं, है ना, पिट्स नियर माई एरिया और नियर माई स्ट्रीट्स, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ओपन डेफिकेशन सिस्टम, है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सैनिटेशन इश्यूज नियर माई एरिया, है ना। तो कोई भी मतलब इशू, कोई प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकते हो आप यहाँ पर। छोटा लिखना, क्रिस्प लिखना। सैल्यूटेशन में जाओगे तो रिस्पेक्टेड सर और मैम लिखोगे। बॉडी जाएगा तो बॉडी 3 पैराग्राफ में रहेगी, पहले मुद्दा हाईलाइट करोगे, आप कौन हो और आप क्यों लिख रहे हो, ये हाईलाइट करना है आपको। और उसके बाद फिर पैराग्राफ 2 में आप डिटेल दोगे, और पैराग्राफ 3 में आप अपना कंक्लूजन करोगे बाय गिविंग योर ओपिनियन। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना होता है, इसको योर्स ट्रूली से मेंशन करते हो। ठीक है, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखना होता है, अगर लिखी है क्वेश्चन में तो ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में आपका चॉइस होता है बेटा, तो आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी रिपोर्ट राइटिंग लिखो, क्योंकि इजी होता है। कभी ना कभी आपने अपने स्कूल में कुछ ना कुछ होते हुए देखा होगा, तो आप प्रेफर कर लोगे, मुझे याद है मैं लिख देता हूँ या लिख देती हूँ। देखो, आर्टिकल राइटिंग में आपकी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स होती है, 2 में से एक ही करना होता है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या फिर वर्बल इनपुट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर्मेट का 1 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स कंटेंट के और 1 मार्क एक्यूरेसी का मिलता है आपको। नाउ लेट्स गो फॉर दिस। अभी आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले फॉर्मेट में आपने टाइटल डालना होता है, उसके बाद एक बाईलाइन डालनी होती है। ठीक है, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइटल हो सकता है, कुछ भी हुआ हो सकता है ना। जैसे मतलब मान लो फायर बर्न के बारे में लिख सकते हो आप, है ना, या फिर कुछ कोई परफॉर्मेंस हुआ या कोई सिंपोजियम लगा हुआ था, कुछ भी हो सकता है ना। एडवर्टीजमेंट्स, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये भी लिख सकते हो। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल आपको दिया जा सकता है। बाय लाइन में आपने नेम और डेजिग्नेशन लिखनी होती है राइटर की। फिर आपके 3 पैराग्राफ्स जाते हैं, इंट्रोडक्टरी पैरा, जो बीच वाला डिटेलिंग पार्ट होता है, और कंक्लूडिंग पैरा होता है। तो इंट्रो में जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते हो और उसका एक्सपेंशन करते हो। सेकेंड वाले में आप कॉजेज, इफेक्ट्स, इश्यूज, है ना, एविडेंसेस के साथ प्रूफ करते हो। और कंक्लूडिंग पैरा में राइटर का ओपिनियन, कमेंट, है ना, आइडियाज, थॉट्स, एक्शंस, ये सब डालते हो। आर्टिकल बॉक्स में नहीं रहता है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ वंस थॉट ऑन एन इश्यू और अ सब्जेक्ट लॉजिकली एंड कोहेरेंटली रिटन इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ्स। सो आपको अपने ओपिनियंस देने हैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ठीक है, आपको मार्क्स इसके लिए रिवॉर्ड किए जाते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही होना चाहिए। अब जैसे देखो, क्वेश्चन से ही आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, है ना। राइट एन आर्टिकल ऑन इंडिया एज अ पॉपुलर चॉइस ऑफ फॉरेन विजिटर्स। आप लीला और लक्ष्य हो, आपको कुछ क्यूज यूज करने, तो आप ऐसे लिख देना, इंडिया ब्रैकेट में लिख देना मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, या फिर इंडिया अ पॉपुलर चॉइस, ऐसे हेडिंग डाल दी आपने। फिर लीला और लक्ष्य लिख देना, अपना नेम, डेजिग्नेशन नहीं दी गई है मत डालो,
है ना। अब यहाँ पर देखो ना, अभी आप इंडिया एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे है, अपनी डाइवर्सिटी की वजह से। इंडिया में आप बहुत कुछ देख सकते हो, इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हो, इंडिया में बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज भी हैं, एंड इंडिया इज डाइवर्स इन इट्स कल्चर ऑल्सो, सो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर पीपल कैन विजिट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, है ना, एवरीवेयर. Somewhere we see greenery and somewhere we see historical monuments, and in some of the places we see some kind of cultures and traditions which are very popular. So इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे. फिर उसके बाद जो डिटेलिंग करनी है आपको सेकंड पैराग्राफ में, वो इंपॉर्टेंस यहाँ से ले लो. द न्यू इन्फ्लक्स जनरेट्स जॉब्स फॉर लोकल पीपल, लोकल कल्चर, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट, मेडिकल, रिलीजियस एंड इको टूरिज्म ब्रिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप. फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, थर्ड पैराग्राफ में आएगा. स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट ऑफ द अथॉरिटीज, कि और ज़्यादा और अच्छा क्या कर सकते हैं, प्रमोट करना चाहिए बड़े लेवल पर गवर्नमेंट को. मीडिया थोड़ा सा और बताए कि कहाँ कहाँ घूमने की जगह है और कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है, अवेयरनेस क्रिएट करे. इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी ओपन किए जाने चाहिए ताकि लोग मल्टीपल जगह विजिट करें और वो उनके बारे में अपने फीडबैक्स भी दें. वही मैंने बोला, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में बेस्ट आपके लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग करना आपके लिए क्वाइट ईजी हो सकता है. रिपोर्ट राइटिंग का भी वही तरीका होता है, सेम प्रोसेस आपका वही है, वही मार्किंग स्कीम है, सब कुछ वही रहने वाला है. बस ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग में आप रिपोर्ट लिखते हो जो कुछ हो चुका है, जो ऑलरेडी टेकन प्लेस है ना. वो कोई भी इवेंट हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप बताओगे. स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप डे टू डे प्रोसेस में क्या चीज हुई वो आपको कंप्लीट एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देनी होती है. अब रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके से लिखी जाती है. देखो, रिपोर्ट राइटिंग या तो आप न्यूज़पेपर के लिए लिखोगे या तो फिर आप मैगजीन के लिए लिखोगे. न्यूज़पेपर में आपका हेडलाइन आता है, मैगजीन में हेडिंग आती है ना. जैसे मान लो मैंने कहा फायर कहीं हुआ है ना, तो अभी कहीं जैसे मान लो फायर बोस्ट हुआ है ना, या फिर आग लगी कहीं पर, तो आप ऐसे इसको थोड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालोगे कि फायर बर्न आउट, ऐसे करके आप डाल दोगे. तो आज की ताज़ा खबर, फायर बर्न आउट हुआ, तो वो पढ़ने में ऐसा तड़का भड़का सा लगता है. हेडिंग डालनी है तो आप प्रॉपरली लिख दो अ फायर बर्न आउट नियर द एरिया ऑफ सच एंड सच प्लेस. ठीक है, इसमें बाय लाइन डालोगे, इसमें भी बाय लाइन डालोगे, डेजिग्नेशन के साथ डालना न्यूज़पेपर वाले में. इसमें भी 3 पैराग्राफ होते हैं, इसमें भी 3 पैराग्राफ होते हैं, बट न्यूज़पेपर वाले में डेट ऑफ प्लेस आप मेंशन कर देते हो. तो एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है जहां पर आप बताते हो क्या, कब, कहां, कैसे हुआ, इंफॉर्मेशन डाल दी. फिर आप डिटेलिंग करोगे कि क्या क्या दिक्कतें आई उससे. जैसे अगर आग लगी है तो आग कब, कहां, क्यों, कैसे लगी, है ना, कौन कौन उसकी वजह से चपेट में आया, है ना, किसको किसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और कौन कौन किस किस तरीके से इंजर्ड या फिर डेथ के पास गया. सिमिलरली कंक्लूजन जब करना होता है तो आप वहां पर दिखाते हो कि एंड में इसके ऊपर सॉल्यूशंस भी किए गए. जो इंजर्ड लोग थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, जो लोग डेड घोषित हो गए थे, ठीक है ना, उनको ले जाया गया, है ना, फ्यूनरल के लिए, और गवर्नमेंट ने इन सभी लोगों के लिए कंपनसेशन भी निकाला, मुआवजे भी निकाले कि ये किया जाएगा. दैट इज इट. तो आपने बस बिल्कुल ऐसा लिखना होता है कि आप अपनी आंखों देखी आप बीती लिख करके आ रहे हो. बस ये ध्यान रखना, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस में रहती है. सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा अच्छे से. नोटिस में आपके पास चॉइस है, आप कोई भी चूज कर सकते हो. इनविटेशन में मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप में से किसी भी बच्चे को रिप्लाई इजी लगता है तो रिप्लाई के लिए जा सकते हो. वैसे रिप्लाई इजी होते हैं, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उनको मैं रिप्लाई करने के लिए बोलूंगी. लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर के अलावा एप्लीकेशन फॉर जॉब में एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख करके आना, और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग करके आना. मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे. बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आप लोग के सेशंस अलाइंड है. यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने फ्लेमिंगो का सेशन लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस सेशन के लिए भी जरूर से जरूर आओ. सारे के सारे पीवाईक्यूज हम लोग फ्लेमिंगो की बुक के करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर इसका पार्ट बनना और ये फ्लेमिंगो का सेशन जरूर देखना. सेशन को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. हाँ, बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ आप लोगों को एक और काम करना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों के पास इसका जरूर से जरूर इन्फॉर्मेशन आ जाए. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं बता दूं, सीयूईटी की भी अगर आप में से कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो करियर्स अड्डा पर आपके लिए बैजेस अवेलेबल हैं. आप चाहो तो वहां से बैजेस लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो. और आरसी बुक बहुत ज्यादा डिमांड में थी, तो आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कि आरसी बुक चाह रहा है तो आरसी बुक आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर.
आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आरसी बुक आपको रुबैका कोड पर हाफ प्राइस इसकी मिल जाएगी 52% ऑफ पे। आरसीएन विकैब आप लोगों को 546 रुपीज की मिल जाएगी, बल्कि और 52% का ऑफ चाहते हो तो रुबैका कोड यूज कर लेना। एंड ये आपकी कंप्लीट कॉम्बो बुक है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे जाओगे बाय नाउ पे एंड यू मे यूज द कोड, जैसे ही आप कोड यूज करोगे रुबैका, ये आपको मैक्सिमम ऑफ पे मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई करोगे यू विल गेट द बुक इन 815 रुपीज पे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी बैच लेना चाहता है जो बच्चा, वो बैच भी ले सकता है सीयूटी का। अभी से ही आप पैरेलल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप सफर करोगे। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।